स्टूडेंट्स, एक लेक्चर मैंने इससे पहले जो अपलोड किया था परसिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल, वो लेक्चर 1 मिनट का कट गया है। तो पहले मैं उस लेक्चर को इसमें बता देता हूँ कि उस लेक्चर में मैं उसमें ऐड किया था जो कट गया, वो बाय मिस्टेक कट गया लेक्चर। वो 1 मिनट का है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे परसिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड, और उसमें हम एड्जॉर्प्शन को डिस्कस कर रहे थे कि अगर हाई एड्जॉर्प्शन होगा तो परसिस्टेंस बढ़ेगी, और उसमें मॉइस्चर का क्या रोल है। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर कम होगा तो एड्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उसके मैंने 2 कारण बताए थे कि ऐसा क्यों होगा। ये देखिए, पहला क्या है कि मॉइस्चर कम हो रहा है तो प्लांट को वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रही है। तो हर्बिसाइड किसके थ्रू अवेलेबल होते हैं? मॉइस्चर के साथ अवेलेबल होते हैं। तो जब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी प्लांट को कम होगी तो हर्बिसाइड की अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी, और वो प्लांट में नहीं जा पाएगा। तो कहाँ रहेगा? वो सॉइल में रहेगा। तो इस तरह से उसकी सॉइल में एक्टिविटी मेंटेन रहेगी। दूसरा, जब मॉइस्चर नहीं होगा तो हर्बिसाइड क्या करेगा? वो सॉइल पार्टिकल पर चला जाएगा, क्योंकि सॉइल के जो स्पेस है उसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, या बहुत कम सॉल्यूशन है। तो कहाँ जाएगा? वो सॉलिड पे चला जाएगा। अब वो क्ले का पार्ट साइड भी हो सकती है नेगेटिव चार्ज, या ह्यूमस की भी हो सकती है, ऑर्गेनिक मैटर की भी हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एड्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ऐसी रीजन जहां ड्राई कंडीशन होती है वहां एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा और हर्बिसाइड की परसिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये उस लेक्चर में एक ऐड करना था। आपने वो लेक्चर देखा होगा, तो उसमें यही बात जो थोड़ी सी कट गई थी। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से परसिस्टेंस होती है। और डिकम्पोजिशन अगर स्लो होगा तो परसिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल सॉइल में बना रहेगा। और अगर एड्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है तो भी परसिस्टेंस रहेगी, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे, माइक्रोब्स को वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो भी जो है परसिस्टेंस ज़्यादा रहेगी। तो ये मॉइस्चर का रोल है एड्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ होने में। तो अगर हाई क्ले कंटेंट है, हाई सीसी है, और मॉइस्चर कंटेंट अगर लो है तो भी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और सॉइल में परसिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो ये तो था पिछले लेक्चर का बात, कि जिसमें ये बात छूट गई थी, कट गई थी वीडियो में वो। आज के जो लेक्चर में है कि एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट हम कैसे करें कि परसिस्टेंस जो हर्बिसाइड की सॉइल में कम हो जाए, क्योंकि लॉन्ग टाइम परसिस्टेंस डिज़ायरेबल नहीं है, ये अनडिज़ायरेबल है। और ये बात अब आप समझ में आ गई होगी कि क्यों अनडिज़ायरेबल है। क्योंकि वो अगर लॉन्ग टाइम परसिस्ट करेगा सॉइल में, रहेगा सॉइल में, तो नेक्स्ट क्रॉप को वो हार्म करेगा। तो एक टाइम के बाद इसका डिकम्पोजिशन होना या इसका टूटना बहुत ज़रूरी है। तो हम कुछ एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट कुछ प्रैक्टिस हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम इस परसिस्टेंस को कम कर सकें। तो जो पहली जो एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट, वो है रिकमेंडेड डोज को ही हम अप्लाई करें। क्योंकि अगर हम हर्बिसाइड की ज़्यादा डोज डालेंगे, रिकमेंडेड से ज़्यादा डोज डालेंगे, मान लीजिए 1 kg AI पर हेक्टर है और हम 1.5 या 2 kg AI पर हेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो सॉइल में क्या होगा कि वो अमाउंट बढ़ जाएगी। और जब अमाउंट बढ़ जाएगी तो उसका डिकम्पोजिशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके केमिकल रिएक्शंस होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, माइक्रोवेल डिग्रेडेशन होने में बहुत टाइम लगेगा, तो वो सॉइल में परसिस्ट कर जाएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिकमेंडेड डोज ही हर्बिसाइड की डालनी चाहिए। क्योंकि ये जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो एक एक्सपेरिमेंट के बाद ही आती हैं कि हर्बिसाइड सॉइल में कितने टाइम तक है, प्लांट में कितने टाइम तक है, माइक्रोस पे उसका क्या एक्शन आ रहा है। तो चूंकि ये रिकमेंडेशन एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद आती है, इसलिए हमको रिकमेंडेड डोज ही यूज़ करनी चाहिए। अगर हमने ज़्यादा डोज यूज़ करी तो परसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमने रिकमेंडेड डोज कम कर रहे हैं तो वीड्स को किल नहीं करेगा, और जो वीड कंट्रोल पे उसका कोई इफेक्ट या बहुत कम इफेक्ट आएगा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि रिकमेंडेड डोज ही हम यूज़ करें। दूसरा जो है कि जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम लेट एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए पेंडिमेथिलिन का जैसे मैंने बताया 3 to 4 मंथ होता है परसिस्टेंस, एट्राजिन का ऑलमोस्ट 1 साल तक हो जाता है। तो अगर हम लेट एप्लीकेशन करेंगे तो उसको डिकम्पोजिशन होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो लेट एप्लीकेशन हमको नहीं करना है। जो स्टेज दी गई है, जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की दी गई है, उसी पे हमें करना है। प्री इमरजेंस को 2 to 3 डेज पे ही कर देना है। और अगर पोस्ट इमरजेंस हम लेट एप्लीकेशन करते हैं तो वो वीड्स के थ्रू होते हुए सॉइल में आएंगे और फिर डिकम्पोजिशन होने में टाइम लगेगा। तो जो टाइम है, कभी भी नो लेट एप्लीकेशन, कभी भी आप उसका एप्लीकेशन ना करें। तो इसको सही टाइम पे अप्लाई करना है, नहीं तो इसको डिकम्पोजिशन होने में बहुत टाइम लगेगा। तीसरा जो है मेथड ऑफ एप्लीकेशन, मेथड हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं।
तो देखिए जो ब्लैंकेट एप्लीकेशन किया जाता है उसमें पूरे क्रॉप को और वीट सबके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो उसमें क्या होगा, जब हम पूरी तरह से स्प्रे करेंगे, पूरे एरिया को कवर करेंगे, तो हर्बिसाइड की अमाउंट भी ज़्यादा लगेगी, और जब अमाउंट ज़्यादा लगेगी तो उसका डिकम्पोजिशन होने में या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसका लॉस होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम बैंड एप्लीकेशन करते हैं तो बैंड एप्लीकेशन में केवल एक नैरो बैंड पे ही एप्लीकेशन किया जाता है जहां वीड्स की ज़्यादा होते हैं। तो बैंड एप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं तो अमाउंट कम लगेगी और डिग्रेडेशन जल्दी हो जाएगा क्योंकि अमाउंट सॉइल में कम गई है। इसी तरह से अगर हम स्पॉट एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें भी अमाउंट ज़्यादा लगेगी, प्रोटेक्टेड स्प्रे कर रहे हैं उसमें भी अमाउंट ज़्यादा लगेगी। तो ये जो खास तौर से हमें इंटर रो में जहाँ वीड्स ज़्यादा आते हैं वहीं हमें स्प्रे करना चाहिए ताकि अमाउंट कम लगे हर्बिसाइड की। चौथा जो इम्पॉर्टेंट है वो है टिलेज, कि हमारी टिलेज प्रैक्टिसेस क्या है। कि जब हम नॉर्मल टिलेज करते हैं, कन्वेंशनल टिलेज करते हैं, प्रॉपर हैरोइंग करते हैं, तो टिलेज करने से क्या होता है, सॉइल की चर्निंग होती है और उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ता है, सॉइल मिक्स होती है, ऊपर नीचे घूमती है, तो उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है। तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जब ज़्यादा होगी तो डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। दूसरा, जो रेजिड्यूज जो सॉइल के ऊपर हैं, टिलेज करने से क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे, तो वो जो रेजिड्यू को भी वो ऑर्गेनिक सोर्स की तरह यूज़ करेंगे, फूड की तरह, माइक्रोब्स, और पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर्बिसाइड पे वो जल्दी अटैक करेंगे और बायोडिग्रेडेशन जल्दी होगा। और अगर मिनिमम टिलेज कंडीशन है या जीरो टिलेज कंडीशन है तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहती है, तो वहाँ जो हर्बिसाइड परसिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टिलेज सिस्टम में परसिस्टेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो टिलेज या मिनिमम टिलेज। तो टिलेज हम प्रॉपर करते रहें तो परसिस्टेंस नहीं हो पाएगा या उसकी जो प्रॉब्लम कम आएगी। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो ऑर्गेनिक मैटर एडिशन है, FYM या ऑर्गेनिक मैटर एडिशन। तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर एडिशन से भी क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर एज ए फूड सोर्स काम करते हैं माइक्रोब्स के, तो इसमें भी क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने से बायोडिग्रेडेशन फास्ट होगा। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, जब ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो एड्जॉर्प्शन हो सकता है, एड्जॉर्प्शन करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वहाँ कुछ हर्बिसाइड मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब कर जाएंगे। लेकिन अगर हम टोटल देख तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एड्जॉर्प्शन। तो जो टोटल अमाउंट है हर्बिसाइड की डिग्रेड कर जाएगी, एड्जॉर्प्शन कम होगा और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा क्योंकि माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ऑर्गेनिक मैटर एडिशन से, तो वहाँ भी जो है परसिस्टेंस का प्रॉब्लम कम होगा। नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम इरिगेटेड कंडीशन मेंटेन करें, वेट कंडीशन, इरिगेशन हम टाइमली देते रहें। अगर हम पे इरिगेशन अवेलेबल है तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो मॉइस्चर जब रहेगा तो अभी मॉइस्चर का मैंने आपको रोल बताया था, क्या रोल है, तो मॉइस्चर का रोल, अगर मॉइस्चर प्रॉपर है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी नंबर 1, तो उससे बायोडिग्रेडेशन फास्ट होगा। दूसरा, मॉइस्चर बढ़ने से क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो जो बॉन्ड होते हैं उनको वीक कर देता है और वीक बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो एड्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। तो ये एक इरिगेशन का प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है। तो ऐसे अगर ड्राई कंडीशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो वहाँ परसिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये कुछ प्रैक्टिस है जिससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हो सकता है कि हम हर्बिसाइड, 2 हर्बिसाइड को आपस में मिला लें, हर्बिसाइड मिक्स कर लें, 2 अलग अलग हर्बिसाइड या हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन हम बना लें। तो जब ये हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं तो इसमें लो अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों की अमाउंट कम कर दी जाती है, सेम अमाउंट यूज़ नहीं की जाती 2 हर्बिसाइड यूज़ करने, मिलाकर यूज़ करने में, टैंक्स मिक्स करने में। तो जो लो अमाउंट यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका जो अवेलेबिलिटी है सॉइल में वो कम रहेगी और डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन भी जल्दी होकर के उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये फ़ायदा रहता है हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन का कि हर्बिसाइड परसिस्टेंस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरा, जब हम 2 अलग अलग तरह के हर्बिसाइड मिलाते हैं तो वो कई वीड स्पीसीज को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि एक हर्बिसाइड कुछ वीड स्पीसीज को कंट्रोल करता है, दूसरी हर्बिसाइड दूसरे वीड को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो 2 हर्बिसाइड मिला लेते हैं तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वीड कंट्रोल हो जाता है, तो ये एडवांटेज रहता है। तो अगर हम इस तरह से एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट कर लें
तो हम परसिस्टेंस की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो कोई भी हर्बिसाइड हम यूज़ करें तो बिल्कुल हमें उसको डोज में ध्यान रखना चाहिए, क्या डोज है, किस मेथड से हमें स्प्रे करना है, उसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है। या अगर हम इस चीज़ को प्रॉपरली ध्यान में करेंगे तो परसिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉइल में कम आएगा। अदरवाइज जो है परसिस्ट कर जाएगा, मेंटेन रहेगी उसकी टॉक्सिसिटी एक्शन सॉइल में मेंटेन रहेगा और नेक्स्ट क्रॉप को वो हार्म करेगा। तो ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस बताई हैं कि जिससे परसिस्टेंस को कम किया जा सकता है सॉइल में। तो ये छोटा सा एक लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हर्बिसाइड परसिस्टेंस को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये लेक्चर और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।